नमस्कार दोस्तों, जी के विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे इतिहास वाली सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए वैदिक काल हमारा चल रहा है और वैदिक काल में हमने ऋग्वैदिक काल की कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, जिसमें हम वैदिक साहित्य में वेद पढ़ चुके हैं और वेदों के बाद में हमने उसके उपवेद और कुछ अनुश्रुतियाँ श्रुति जो साहित्य उसको पढ़ा। उसके बाद आरण्यक ग्रंथ पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े। अब हम आगे आज पढ़ेंगे उपनिषद। तो आज की हमारी हेडिंग हो जाएगी उपनिषद। अब उपनिषद का होता है के समीप आके बैठना, यानी कि अर्थ होता है इसका के समीप आकर बैठना, यानी कि गुरु के समीप आके बैठना। ये मतलब उपनिषद का जो अर्थ है वो निकला गया। गुरु के समीप बैठ के या ज्ञान अर्जन करने के लिए आश्रम में प्रवेश लेना और गुरु के समीप बैठना, तो ये उपनिषदों के उसमें आता है, मतलब उपनिषद का ये अर्थ निकलता है। और उपनिषद कुल इनकी जो संख्या है, हम कह सकते हैं कुल संख्या, तो उपनिषदों की कुल जो संख्या है वो 108 है। लेकिन इसमें जो मुख्य हैं, मुख्य हमारे हो जाएंगे जो 12 है वो प्रमुख हैं, या जो 12 उपनिषद हैं वो प्रमुख उपनिषद हैं। और फिर इसको वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। इस प्रकार ये हमारे उपनिषद हो गए, गुरु के समीप आके बैठना और ज्ञान अर्जन के लिए ये। फिर कुछ उपनिषद है जिसमें से कुछ चीज़ें ली गई है, जैसे सत्यमेव जयते हमारे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो हम कह सकते हैं यही लिखते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। तो ये हमारे लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और फिर आगे हम देखेंगे कि हाल ही में जो हमारा लोक बिल या लोकपाल जो बिल पास हुआ था, उसके बाद प्रथम जो लोकपाल की नियुक्ति हुई थी पीसी घोष करके, पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल एक संस्था है और उनके जो हेड है वो पिनाकी चंद्र घोष नियुक्त हुए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हाल ही में हमारा जो लोकपाल जो बिल या विधेयक पास हुआ था, उसके बाद लोकपाल नियुक्त किया गया। तो उसमें जो उसका ध्येय वाक्य था, तो लोकपाल का ध्येय वाक्य कह सकते हैं हम, ध्येय वाक्य, तो वो क्या था और ये कौन से उपनिषद से लिया गया, क्योंकि ये लेटेस्ट का क्वेश्चन है। और शायद पीसीएस में, या मतलब जैसे आरएस प्री कह सकते हैं हम, किसी भी स्टेट पीसीएस के प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ से लिया गया है। और मेंस की अगर बात की जाए तो वो मुख्य परीक्षा में अगर इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में है, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल हो तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सामान्य तौर पर भी मतलब करंट अफेयर में या जीएस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोकपाल है, जो बने गए हैं, लोकपाल का जो ध्येय वाक्य क्या है और वो किस उपनिषद से लिया गया, या इतिहास में इसकी क्या प्रासंगिकता है, या फिर कहाँ इसका उल्लेख है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका जो ध्येय वाक्य है वो है महाग्रेत कस्य स्विद्नम, कस्य स्विद्नम। और इसका जो अर्थ है वो होता है धन किसका हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी को धन की लालसा नहीं करनी चाहिए। धन किसका हुआ है, किसी को धन की लालसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन किसका हुआ है, धन किसका, वो कहते हैं अंत में माया मिलीन राम, वही बात है। तो जो मोह माया वो चली जाती है, धन हुआ किसका, अंत व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रहता है। सिकंदर जैसा महान जो दुनिया पे राज, मतलब एक समय था जो उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था, और अंत उसके जब उसको दफनाया गया, या फिर तब उसने कहा था कि मेरे हाथ खुले हैं ऊपर रखना, जिससे कि लोगों को ये एक मैसेज जाए, संदेश जाए कि जब सिकंदर जैसा महान जो दुनिया को विजित कर चुका था, ये पूरी दुनिया जीत चुका था, वही जाते वक्त कुछ लेके नहीं गया, तो हम तो साधारण इंसान हैं, फिर क्या कुछ उम्मीद रख सकते हैं। तो धन किसका हुआ है ये कहा गया इसमें,
महागृध कश्यपविदनम में। और ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये है हमारे ईश्वास्यु उपनिषद। तो हम लिख सकते हैं ईश्वास्यु उपनिषद। ईश्वास्यु उपनिषद से ये ध्येय वाक्य लिया गया है, महागृध कश्यपविदनम। और इसका अर्थ होता है धन की लालसा नहीं करनी चाहिए और धन किसका हुआ है। तो ये हो सकता है कि हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है और पूछ भी लिया जाए किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में, प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से, और इंटरव्यू में तो ये बनता ही है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इतिहास, वैकल्पिक या हिस्ट्री ऑप्शनल वालों से। तो इस प्रकार से ये हमारे उपनिषद पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं और कुछ चीज़ें और आगे देख लेते हैं। फिर आता है ऋग्वेद काल की सबसे जो प्रमुख नदी थी वो सिंधु नदी थी, क्योंकि ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे हैं हमें। तो ऋग्वेद काल की सबसे जो प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी वो हमारी हो जाएगी सिंधु नदी। सिंधु नदी, हालांकि दूसरी नदियाँ भी थी, प्रमुख नदी थी, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ उत्तम नदी जो थी, नदी तमा जिसको कहा जाता था, सरस्वती नदी थी। तो उसको दूसरी महत्वपूर्ण या कह सकते हैं, ये तो प्रथम महत्वपूर्ण हो गई। और दूसरी अगर हम कहें दूसरी महत्वपूर्ण नदी तो ये हो जाएगी हमारे सरस्वती। और इसको नदी तमा भी कहा गया, नदी तमा, यानी कि नदियों में श्रेष्ठ, ये नदियों में उत्तम। तो नदियों में कह सकते हैं हम नदियों में श्रेष्ठ, सभी नदियों में जो श्रेष्ठ हैं वो हमारी हो जाएगी, मतलब ये सरस्वती नदी थी। और इसको नदी तमा भी कहा गया, नदियों में श्रेष्ठ या सभी नदियों की जननी। सब नदियों की जननी जो थी वो सरस्वती नदी को कहा गया है ऋग्वेद काल में या वैदिक काल में। फिर इसमें एक और घटना आती है, वो हो जाएगा हमारे 10 राज्य युद्ध। और 10 राज्य जो युद्ध है ये किसके बीच में हुआ था, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जैसे हो जाएगा हमारा, हम कह सकते हैं यहाँ पे 10 राज्य युद्ध। अब 10 का आंकड़ा इसमें आता है, वो भी देख लेते हैं क्या 10 थे जिसकी वजह से 10 राज्य युग कहा गया है। तो ये था भरत राजा सुदास वर्सेस 10 जन। अब 10 जन का मतलब 10 जनों के बीच में नहीं था, जन मतलब जनपद या भी जो महाजनपद थे। जैसे हम वैदिक काल कंप्लीट करके मौर्य में पढ़ेंगे या आर्य वंश पढ़ेंगे, तो जिस उत्तर वैदिक काल, मौर्य वैदिक मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद जब मौर्य वंश शुरू करते तब महाजनपदों का उत्पन्न या ऐसी जो घटनाएं इतिहास में हुई हैं और महाजनपदों का उत्पन्न हो जाता है। तो उसी जो महाजनपद थे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो उसी प्रकार जो 10 ये जनपद थे उनके और भरत राजा सुदास इनके बीच में ये युद्ध हुआ। अब युद्ध क्यों हुआ, कोई कारण तो हुआ होगा। तो इनका कारण ये था कि जो अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो वेद था उनके पुरोहित थे। जैसे ऋग्वेद का जो पुरोहित था वो उत्तरी या होता था। तो उसी प्रकार तो इन्होंने क्या है कि जो अपना पुरोहित था उस पुरोहित को बदल दिया, यानी कि पुरोहित को परिवर्तित कर दिया। पहले पुरोहित कौन था, पहले थे विश्वामित्र, पहले हम कह सकते हैं। लेकिन भरत राजा सुदास ने पुरोहित को बदल दिया और वर्तमान में यानी कि बाद में, या ये कह सकते हैं वर्तमान में नहीं बाद में, इन्होंने बदल के वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त कर दिया। अब इन्होंने पुरोहित नियुक्त कर दिया तो ये नाराज हो गए। 10 जो जन के राजा थे वो नाराज हो गए, आपने ऐसे कैसे कर दिया, क्या कारण हुआ, इसलिए आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध कहाँ हुआ, तो ये पौरुष्णी नदी के किनारे, हम ये कह सकते हैं पौरुष्णी नदी। अब पौरुष्णी नदी किसे कहा गया, रावी नदी को पौरुष्णी नदी कहा गया ऋग्वेद में, रावी नदी को। हम आगे नदियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी नदी को क्या कहा गया वो भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पौरुष्णी नदी, यहाँ मतलब रावी नदी का उल्लेख आता है। पौरुष्णी नदी
के किनारे हुआ, तट पे हुआ। और फिर इस जो 10 तरह के युग हमने यहीं क्यों पढ़ा, क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो हम ये कह सकते हैं उल्लेख कहाँ है भाई, इसका उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है, इसलिए हमने इसको पढ़ाएंगे। फिर ये इनके किस के मध्य हुआ, तो वो हो गया भरत राजा सुदास और इनके मध्य 10 जनों के मध्य। और इसका विजेता था वो रह गया भरत, क्योंकि ये शक्तिशाली था और वो उनके पास वो संख्या में ज़्यादा, संख्या बल में भले हो सकते, लेकिन इसके बाद युद्ध चातुर्य या युद्ध रणनीति जो होती थी, युद्ध कौशल था, वो अच्छी थी। इस वजह से भरत जो थे सुदास राजा, वो ये युद्ध जीत गए, दशरथ के युद्ध के विजेता घोषित हो गए। फिर हम पढ़ते हैं ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। और यहाँ से अब ये पौरुष नीति के बारे में पूछ सकते हैं, दशरथ के युग या किन किन के बीच में हुआ, या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमें ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख मिलता है, इसलिए हमने इसको पढ़ा। अब आगे आते हैं ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक जीवन क्या था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं राजनीतिक जीवन। अब इसमें कुछ इकाइयाँ थी। अब राजनीतिक जीवन ये पढ़ने के लिए हमने हायरार्की पढ़नी पड़ेगी पूरी, मतलब जो पद सोपान या पद सोपानी क्रम होता है कि सबसे ऊपर कौन, सबसे नीचे कौन। तो वो जो एक हमारे जैसे हम बात करें तो जैसे सबसे नीचे ग्राम पंचायत है, उसके बाद ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति आती है, पंचायत समिति के बाद जिला स्तर पे जिला प्रमुख, जिले के बाद राज्य के बाद आगे जो पूरा एक राष्ट्र है, देश, उसका देश हो जाता है। देश के बाद में फिर आगे जाके महाद्वीप। तो ऐसे हम देखा जाए तो हम एक देश की व्यवस्था देखते हैं तो वो गांव के किसी एक, मतलब जो प्रमुख इकाई है, सबसे छोटी इकाई, वो ग्राम पंचायत से शुरू होती है और वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही था। तो यहाँ हम देख सकते हैं इकाई शासन की सबसे छोटी इकाई, और यहाँ उसका प्रमुख हो जाएगा, कोई प्रमुख होता ही है। तो सबसे जो नीचे जो इकाई थी वो थी कुल, क्योंकि कुल से भी छोटा था परिवार। तो यहाँ सबसे छोटी इकाई थी परिवार। और परिवार का जो मुखिया होता था उसको गृहपति कहा जाता था। तो ये जो मुखिया था, ये प्रमुख है, हम इसको मुखिया कह सकते हैं। तो गृहपति परिवार का। फिर परिवार से थोड़ी बड़ी इकाई थी, वो थी कुल, और कुल का जो मुखिया था वो था कुलूप हो गया। फिर परिवार हो गया, कुल हो गया। फिर उसके बाद हम जाएंगे आगे, तो फिर होता है एक विश नाम की जो राजनीति इकाई हुआ करती थी, जो आगे से हमारे हो जाएगी वो विश। और विश का जो मुखिया था उसको विशपति कहते थे, विशपति। फिर इसके आगे जो थी वो जन, और जन का था उसको राजा कहा जाता था, उसको गोप भी कहा जाता था। इसके 2-3 नाम थे, गोप भी, राजा। तो जो जन जो इकाई हुआ करती थी उसको राजा या गोप कहा जाता। फिर रक्षक भी कहा जाता था, राजन, रक्षक, 2-3 नाम थे, राजन और रक्षक। फिर इसके आगे जो राजनीतिक इकाई थी वो थी ये जन हो गया। फिर जनपद आ गया, महाजनपद आ गया। तो जन और महाजनपद के जो हमने जन तक तो पढ़ लिया, अब आते हैं जनपद और महाजनपद। उनका उल्लेख ऋग्वेद काल में नहीं होकर उत्तर वैदिक काल में है, तो हम उसको उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ अब ऋग्वेद में राष्ट्र नाम की, ये जो जन है यानी कोई राष्ट्र की समतुल्य माना गया है, पर्यायवाची माना गया है इसका। तो राष्ट्र की जो संकल्पना थी, तो ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल में या फिर ऋग्वेदिक काल में राष्ट्र शब्द का जो उल्लेख वो हुआ है। हम ये कह सकते हैं राष्ट्र, इसको यहाँ राष्ट्र भी लिख सकते हैं। तो राष्ट्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में है। तो ये जो राजनीतिक इकाइयाँ थी या राजनीतिक जीवन में जो इकाई थी, सबसे छोटी परिवार था, परिवार का मुखिया होता था गृहपति। उसके बाद कुल होता था, तो कुल का जो मुखिया था कुलपति था। और उसके बाद विश, तो विश का विशपति। इस प्रकार ये आगे थे। फिर यहाँ विश और कुल के बीच में एक ग्राम इकाई हुआ करती थी, और ग्राम का जो था वो ग्रामणी था, उसका वो प्रमुख हुआ करता था। तो ये एक छोटी इकाई थी, मतलब कुल से बड़ी इकाई थी। तो इस प्रकार की कुछ इकाइयाँ थी।
तो ये कुल राजनीतिक कुछ इस प्रकार का राजनीतिक वो हायरार्की या जीवन था। हालांकि ये एक इकाइयों के बारे में, अब जीवन के बारे में भी कुछ पढ़ लेंगे। कुछ सभाएं समितियाँ ऐसी भी थी, किस प्रकार राजनीति नियंत्रण हुआ करता था राजा पे, राजा निरंकुश न बन जाए कहीं, या फिर वो अपनी मनमानी करे और जनता पे अत्याचार करता रहे। तो जनता पे नियंत्रण की व्यवस्था भी थी, सॉरी उस पर राजा के नियंत्रण की। तो जनता द्वारा कुछ समितियों या संस्थाओं का संगठन या वो गठन कर किया हुआ था, उसी के आधार पर वो राजा पे नियंत्रण करते थे। तो इसमें और यह जो राष्ट्र था, अभी पीछे हमने पढ़ा था राष्ट्र तक, तो राष्ट्र का जो राजा था उसको सम्राट या अधिपति भी कहते थे। फिर आती है विदत। विदत नाम की एक संस्था हुआ करती थी, विदत। ये इसमें कुछ लोग का एक समूह था, तो वो उस प्रकार से आगे प्रशासनिक व्यवस्था को किस प्रकार से चलाना था उसमें वो मेंबर थे, और वो अपनी बात, जनता की बात थी, राजा तक पहुंचाते थे, और राजा की जो योजनाएं थी उनको लागू करवाने में ये हेल्प करते थे। तो ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, ये कह सकते हैं विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था। फिर विदत में हम और कह सकते हैं कि इसमें नरिष्ठा भी कहा गया है, इसको ऋग्वेद में नरिष्ठा भी कहा गया है। और अब इसमें कौन शामिल थे, या ये हम कह सकते हैं तो सॉरी, नरिष्ठा सभा का जो था उसमें था, इसमें विदत में नहीं था, बल्कि इसमें महिलाओं का अधिकार था, महिलाओं को शामिल किया जाता था। यानी कि ऋग्वेद काल में महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही समझा जाता था, उनको ये सब अधिकार थे। महिला सशक्तिकरण की अच्छी, उस समय ये महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, और वो ये दिख ही रहा है इसमें महिलाओं की भागीदारी के हिसाब से। तो ये हो गया। और इसका जो मेन कार्य था वो अध्ययन अध्यापन का ही कार्य था, अध्ययन अध्यापन। यानी कि महिलाओं को भी पढ़ने या शैक्षणिक जो उन्नति थी या जो शैक्षणिक विकास था महिला पुरुषों का बराबर होता था, महिलाओं को अधिकार था इसमें। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी, महिलाओं को शामिल किया गया था, और ये अध्ययन अध्यापन से संबंधित था। और इसके बारे में है कि विदत शब्द का ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है। कितना? 122 बार उल्लेख। किसमें? ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ है विदुत का। ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, ये कहते हैं महिलाओं का अधिकार था, और अध्ययन अध्यापन का कार्य करता है, मतलब शैक्षिक जगत से संबंधित थी, शिक्षा से संबंधित थी, और 122 बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। फिर अगली जो संस्था थी उसका नाम था सभा, और इसको नरिष्ठा भी कहा जाता है, या नरिष्ठा भी कहा जाता था। सभा, ये हो गई सभा। सभा को नरिष्ठा भी कहा जाता था। अब इसमें कौन शामिल होते थे, इसके क्या कार्य थे, तो ये देख लेते हैं हम कि जैसे इसमें ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख हुआ, 8 बार उल्लेख। अब ये पूरा हम नहीं लिखेंगे, 8 बार उल्लेख नहीं लिख सकते क्योंकि ऋग्वेद काली पढ़ रहे हैं, तो ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख हुआ। इसमें जो विद्वजन थे, विद्वान, गुणी, वो लोग शामिल थे, जो राजा को अच्छे विचार आइडिया दे सकते थे कि इस प्रकार शासन किया जाए, इस बार ये नीतियाँ लागू की जाए, ये इन चीज़ों को हटाया जाए, इसमें कमियां हैं उसको सुधार किया जाए। तो इस प्रकार के वो सुझाव दिया करते थे। और गांव के या ग्राम के जो सामूहिक जो मसले थे, ग्राम के सामूहिक मसलों का हल निकाला जाता था। यानी कि सामूहिक मुद्दे जो थे, ज्वलंत मुद्दे जैसे कह सकते हैं, तो उनको हल निकाला जाता था, मतलब सभा में, क्योंकि यहाँ गुणी या वो विद्वान लोग बैठते थे, तो वो अपने आइडिया शेयर करते थे और उसके अनुसार इसका समाधान निकाला करते थे। और महिलाओं का भाग लेने का अधिकार इसमें भी था।
महिलाओं को भाग लेने का अधिकार। तो हम कह सकते हैं महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, यानी महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व था वो बराबर था। तो इस प्रकार कह सकते हैं महिलाओं को, इसको सभापति कहा जाता है। इसमें कह सकते हैं महिलाओं को सभापति भी कहा जाता था और महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था। आगे हम देख लेंगे कि एक और संस्था थी जिसका नाम समिति था, उसमें क्या क्या था वो भी देख लेते हैं। तो सभा में मुख्यतः ये था कि इसका 8 बार उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, या नृष्टा भी कहा जाता है इनको। विद्वान या विद्वान जन लोग शामिल थे, इसलिए सामूहिक जो मसले थे उसको हल करने में आसानी थी या हल करते थे। महिलाओं को भी बोलने का या इसमें अधिकार था, वो भी इसमें भागीदारी ले सकती थी। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भाई ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अब आगे आती है समिति। यह तीसरी एक और संस्था थी। इसमें भी पढ़ लेते हैं। जन के समस्त लोग शामिल थे, मतलब जो भी समस्त लोग जन के समस्त लोग शामिल थे। मतलब सबका पर्याप्त प्रतिनिधित्व था, वो एडॉप्ट कहते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव, वो पूरा था। एडुकेट पर्याप्त जो प्रतिनिधित्व वो शामिल था। और इसमें युवा वर्ग, धनाढ़ी वर्ग, अब इसमें देखो युवा वर्ग भी शामिल था। युवा वर्ग, धनाढ़ी वर्ग, ब्राह्मण, पुजारी, वैश्य, सब शामिल थे। इसमें शूद्र भी हो जाएगा, क्योंकि जन के सभी लोग शामिल है, तो सब जो भी लोग रहते थे उस समय वो सब शामिल हो गए इसमें। लेकिन महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। यहाँ पता नहीं क्यों महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया। महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था। फिर जो ऋग्वेद में जो सभा और समिति, हम ये कह सकते हैं सभा और समिति, या नहीं है, इसको और पढ़े यहाँ पे। इन दोनों को प्रजापति यानी कि राजा की 2 पुत्रियों की संज्ञा दी गई है, पुत्रियों के बारे में कहा गया। और ये ऋग्वेद में नहीं बल्कि अथर्ववेद में कहा गया। किस में कहा गया ये पूछा जाए, ऋग्वेद में पढ़ रहे हैं लेकिन ऋग्वेद काल में भी ये अथर्ववेद में कहा गया। और कल हमने एक चीज़ और पढ़ी थी अथर्ववेद में, और क्या कहा गया, तो भूमि या धरती को जो माता है वो अथर्ववेद में कहा गया है। और सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ, ये भी किसी में अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति यानी कि राजा की 2 पुत्रियों की संज्ञा दी गई है। और इन मतलब इसका जो कार्य था, समिति का जो कार्य था वो राजा पर नियंत्रण। अब राजा पर नियंत्रण कैसे रखते थे, एक बात तो ये राजा को सुनने में यानी कि राजा को इलेक्ट करने में भी इनका यही करते थे। फिर राजा को पदच्युत करना और पद से मुक्त करना भी इनके हाथ में था। और ये प्रत्येक से प्रत्येक भी राजा पे नियंत्रण रखते थे कि राजा किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार न करें, कोई मतलब गलत काम ना करें, जनता पे फालतू के कर बोझ ऐसे न लगाएं, और कोई अनैतिक कार्य या फिर पूरा जो उस समय का ऋग्वेदिकालीन समाज था उसके किसी भी अनानी ऐसा कोई निर्णय न लेके पूरे राज्य पे संकट आ जाए, ऐसा कुछ कार्य करें। तो ये राजा पे नियंत्रण करते थे। और 2-3 पूर्णतः मतलब नियंत्रण और उसकी पद नियुक्ति और पदच्युक्ति दोनों भी ये सभा मतलब समिति ही करती थी। और इसमें खास इंपॉर्टेंट है कि समिति और सभा को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा दी गई या कहा गया है। तो इस प्रकार आज हमने ऋग्वेदिक काल का जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में पढ़ा, और विदत, सभा, समिति 3 जो संस्थाएं थी उनके बारे में पढ़ा, और कुछ उपनिषदों के बारे में भी पढ़ा। तो निश्चित तौर पे ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।